गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले अगली वीडियो में हमने आपके लिए पढ़ाया था मृदा उत्पादकता। आज पढ़ेंगे अपन मृदा क्षरण एवं संरक्षण। तो सबसे पहले देखेंगे मृदा क्षरण किसे कहते हैं। मृदा क्षरण जल एवं वायु द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, मृदा क्षरण। इसके बारे में मैंने आपके लिए कल समझा भी दिया था कि मृदा क्षरण किसे कहते हैं और संरक्षण भी बताया था। तो सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे मृदा क्षरण किसे कहते हैं। मृदा की देखो मृदा क्षरण, मृदा क्षरण मृदा की ऊपरी सतह का जल एवं वायु द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का जल एवं वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, मृदा क्षरण कहलाता है। देखो मृदा क्षरण किसे कहते हैं। मृदा की ऊपरी सतह का जल एवं वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है, मृदा क्षरण कहलाता है। मृदा क्षरण के प्रकार आप पढ़ेंगे, इसके प्रकार। तो हेडिंग डालेंगे मृदा क्षरण के प्रकार। तो मृदा क्षरण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। आगे लिखेंगे मृदा क्षरण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है मृदा क्षरण, 2 प्रकार का होता है। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं। एक तो है आपका प्राकृतिक, एक कौन सा है, प्राकृतिक मृदा क्षरण, और दूसरा है कृत्रिम। अब प्राकृतिक मृदा क्षरण किसे कहते हैं। देखो प्राकृतिक रूप से जल और जो वायु हैं ये प्राकृतिक हैं। तो प्राकृतिक रूप से जल एवं वायु द्वारा मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्राकृतिक क्षरण के अंतर्गत आ जाता है। प्राकृतिक रूप से जल एवं, इसमें लिखेंगे फर्स्ट डाल लीजिए प्राकृतिक क्षरण। तो जल एवं वायु द्वारा मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाएगा, प्राकृतिक क्षरण कहलाता है। प्राकृतिक क्षरण जल एवं वायु द्वारा मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना
प्राकृतिक क्षरण कहलाता है। प्राकृतिक क्षरण कहलाता है। अब देखो प्राकृतिक रूप से जल और वायु हैं। जल का मतलब बरसात से है और वायु ऑलरेडी प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक इनको अपन ना तो बरसात अपन कर सकते हैं ना वायु चला सकते हैं, तो ये प्राकृतिक क्षरण कहलाता है, इनके द्वारा जो कटाव होता है वो। अब दूसरा आता है कृत्रिम। दूसरा आता है अपन का कृत्रिम क्षरण। अब कृत्रिम क्षरण किससे कहते हैं? कृत्रिम कहते हैं मनुष्य एवं पशुओं के द्वारा जो भी मृदा क्षरण किया जाता है कृत्रिम, या इसको अपन त्वरित भी कहते हैं। दूसरा क्या नाम है इसका? त्वरित। त्वरित क्षरण। अब इसमें लिखेंगे, देखो कृत्रिम का मतलब मनुष्य के द्वारा और पशुओं के द्वारा। मनुष्य एवं पशुओं के द्वारा, मनुष्य एवं पशुओं के द्वारा जो भी मृदा का कटाव किया जाता है, जो भी मृदा का कटाव किया जाता है उसे कृत्रिम, या दूसरा नाम क्या है? त्वरित। कृत्रिम या त्वरित क्षरण कहते हैं। कृत्रिम या त्वरित क्षरण कहते हैं। कृत्रिम या त्वरित क्षरण किसे कहते हैं? मनुष्य एवं पशुओं के द्वारा जो भी मृदा का कटाव किया जाता है उसे कृत्रिम या त्वरित क्षरण कहते हैं। अब ये तो हुआ मृदा क्षरण के प्रकार। अब पढ़ेंगे अपन मृदा क्षरण दो शक्तियों द्वारा होता है। मृदा क्षरण कितनी शक्तियों के द्वारा होता है? दो शक्तियों के द्वारा। हेडिंग डालेंगे मृदा क्षरण दो शक्तियों के द्वारा होता है। मृदा क्षरण है कितनी शक्तियों के द्वारा होता है? दो शक्तियों के द्वारा। अब वो शक्ति कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है अपन की जल। कौन सी शक्ति है? जल। और सेकंड है वायु। मृदा का क्षरण है दो शक्तियों के द्वारा होता है। वो शक्ति कौन कौन सी हैं? जल और वायु। अब इसमें अपन जल द्वारा जो क्षरण होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जल द्वारा क्षरण। अब इसमें सबसे फर्स्ट डालेंगे अपन जल क्षरण, क्योंकि कौन सी शक्ति है? जल द्वारा शक्ति है, तो जल के द्वारा जो क्षरण होगा उसे क्या कहेंगे? जल क्षरण। ठीक है। अब इसके बारे में लिखेंगे जल क्षरण के में जल द्वारा क्षरण। जल द्वारा क्षरण मृदा की ऊपरी सतह का जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना
जल क्षरण कहलाता है। जल क्षरण कहलाता है। अब देखो मृदा क्षरण कितनी शक्तियों के द्वारा होता है? 2 शक्तियों के द्वारा, पहला जल और दूसरा वायु। तो जल एक शक्ति है, तो इसके द्वारा जो क्षरण होगा उसे क्या कहेंगे? जल क्षरण। मृदा की ऊपरी सतह का जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना जल क्षरण कहलाता है। अब इसके प्रकार भी हैं। जल क्षरण निम्न प्रकार का होता है। अब इस पे चल रहे हैं अपन। जल क्षरण के प्रकार। जल क्षरण के प्रकार, इसको अपन कल भी आपके लिए बता चुके थे। हेडिंग डालो, जल क्षरण के प्रकार। जल क्षरण के प्रकार। अब ये जल क्षरण मैंने आपके लिए कल बताया था। जल क्षरण के प्रकार, उसमें सबसे फर्स्ट बताया था मैंने बौछार क्षरण। बौछार क्षरण क्या बताया था? सबसे फर्स्ट बताया था बौछार क्षरण। ये कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। जल के द्वारा जो क्षरण होता है वो 4 प्रकार का होता है। जल क्षरण के प्रकारों में कितने प्रकार का होता है? सबसे फर्स्ट होता है बौछार क्षरण, दूसरा होता है अपन का परत क्षरण, परत क्षरण, और तीसरा होता है अपन का रिल क्षरण, और चौथा होता है अवनालिका क्षरण, या इसको अपर्दन भी कहते हैं। अपर्दन भी कहते हैं। क्षरण को अपर्दन भी कहते हैं। तो जल के द्वारा जो क्षरण होता है वो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार हैं? सबसे फर्स्ट है बौछार क्षरण, सेकंड है परत क्षरण, और थर्ड है रिल क्षरण, और फोर्थ है अवनालिका क्षरण। क्षरण को अपन अपर्दन भी कहते हैं। अब इसमें सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे अपन। सबसे फर्स्ट है बौछार क्षरण। सबसे फर्स्ट कौन सा? बौछार क्षरण। सबसे फर्स्ट डालेंगे बौछार क्षरण। बौछार क्षरण इसमें लिखेंगे, देखो जल क्षरण की सबसे प्रारंभिक अवस्था कौन सी है? कौन सी है? बौछार क्षरण। हाँ, सबसे पहले तो ये लिखेंगे जल क्षरण, इसको नोट डाल के लिखना, नोट डाल के लिखना इसको। जल क्षरण की प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, जल क्षरण की प्रारंभिक अवस्था या लघु अवस्था, या लघु अवस्था, या लघु अवस्था किसको कहा जाता है? बौछार क्षरण को। बौछार क्षरण को कहा जाता है। बौछार क्षरण को कहा जाता है। जल क्षरण की प्रारंभिक अवस्था या लघु अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? बौछार क्षरण अवस्था को। अब बौछार क्षरण किसे कहते हैं? बौछार क्षरण, अब इसके बारे में इसकी डेफिनेशन लिखना है। बौछार क्षरण किसे कहते हैं? वर्षा की बूंदों के द्वारा, वर्षा की बूंदों के द्वारा मृदा के
मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर छिटक कर या तितर बितर हो जाना ही बौछार क्षरण कहलाता है। बौछार क्षरण किसे कहेंगे? वर्षा की बूंदों के द्वारा मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर छिटककर या तितर बितर हो जाना ही बौछार क्षरण कहलाता है। अब इसको समझेंगे कि किस प्रकार से तितर बितर होते हैं, कैसे होता है ये बौछार क्षरण। ये मैंने आपके लिए कल भी बताया था। देखो कि जब बरसात होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये अपन का कोई होम है, घर है। अब इसके जस्ट साइड में यहाँ पर ये टीन डली हुई है, इसके नीचे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर होकर जब बरसात का जल आएगा तो वो टीन से होकर के यहाँ पर गिरेगा, नीचे मिट्टी पर गिरेगा। यहाँ व्यक्ति खड़ा हुआ है तो वो कुछ समय के बाद देखेगा कि अपने पैंट पर नीचे की तरफ वो मिट्टी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिट्टी के जो कण हैं, बरसात की जो बूंद पड़ी हैं, ऊपर से पानी आया है, उसके द्वारा वो कण तितर बितर हो गए हैं, जिससे कि उसका पेंट मिट्टी का हो गया है। तो इसे कहते हैं बौछार क्षरण। और दूसरा देखेंगे जैसे अपन बरसात में निकलते हैं घर से निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन कुछ समय के बाद जैसे चलते रहते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि अपना जो पैंट है मिट्टी से बिगड़ जाता है। तो क्या कारण है कि यहाँ पर मिट्टी आई? क्योंकि जब बरसात की बूंद जब इतनी ऊंचाई से नीचे आ रही है तो इस स्थान पर पड़ेगी, तो यहाँ जो मिट्टी है वो यहाँ से उसके वेग से हट जाएगी इस प्रकार से। तो वो कण हैं छटकेंगे इधर उधर, उसके संपर्क में जो आएगा वहाँ पर वो जम जाएंगे, तो यहाँ से उसका अपरदन हुआ। तो इसे ही क्या कहते हैं अपन? बौछार क्षरण कहते हैं। अब इसके बाद में दूसरा आता है अपन का परत क्षरण। परत क्षरण ये किसे कहते हैं? जल द्वारा मृदा की ऊपरी परत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाना परत क्षरण कहलाता है। परत क्षरण जल द्वारा मृदा की ऊपरी परत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाना क्या कहलाता है?
परत क्षरण कहलाता है। अब देखो ये क्षरण सर्वाधिक हानिकारक होता है। कौन सा क्षरण होता है जो सर्वाधिक हानिकारक होता है? परत क्षरण। क्यों होता है कि जब ये देखो समझो ये अपन का कोई खेत है, कोई फील्ड है, इस पर बरसात का पानी हो या कृत्रिम सिंचाई हो, इस पर अपन ने इरिगेशन लगाया या सिंचाई की और तेज़ी से सिंचाई की या तेज़ी से बरसात आई, तो क्या होगा, इसमें जितने भी फर्टिलाइज़र अपन ने डाले हैं, जितने भी फर्टिलाइज़र अपन ने डाले हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाएंगे और यहाँ पर जितनी भी मृदा होगी वो जल के साथ में घुलकर मृदा भी घुलेगी और उधर पोषक तत्व भी घुलेंगे। ये सारे घुलकर इस खेत से या इस फील्ड से दूसरी फील्ड की तरफ निकल जाएंगे। तो सर्वाधिक नुकसान वाला क्षरण कौन सा हो गया अपन का? परत क्षरण। लेकिन इसको अपन क्या आंखों से देख सकते हैं कि इसमें नाइट्रोजन बह रहा है, फास्फोरस बह रहा है, कि अपन के पोषक तत्व बह रहे हैं, देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। ये ऐसा क्षरण है जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता और सबसे हानिकारक क्षरण होता है। सबसे हानिकारक क्षरण कौन सा होता है? परत क्षरण। यह क्षरण आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो इसके बारे में अपन नोट लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे, नोट डाल के लिखो, यह क्षरण आँखों से नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता, लेकिन सर्वाधिक हानिकारक होता है, लेकिन सर्वाधिक हानिकारक होता है। देखो जितने भी क्षरण हैं उनमें से यह क्षरण सर्वाधिक हानिकारक होता है। उसका कारण क्या है? कारण यही है कि इसमें जितने भी अपन भूमि में पोषक तत्व डालते हैं वो सारे जल के द्वारा घुल करके, जल और मृदा घुल करके बाहर दूसरे फील्ड की तरफ चले जाते हैं। तो यह क्षरण आंखों से नहीं देखा जा सकता। क्या उसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते क्योंकि वो घुल करके पानी के साथ जाता है, लेकिन सर्वाधिक हानिकारक होता है। ये हुए दो क्षरण। अब तीसरा क्षरण आएगा रिल क्षरण। तीसरा क्षरण कौन सा आ रहा है अपन का? रिल क्षरण। ये उतार लिया होगा। इसके बाद में लिखेंगे अपन रिल क्षरण। रिल क्षरण थर्ड है रिल क्षरण। रिल क्षरण इसको समझेंगे कि जब पानी ढाल की ओर बहने लगता है तो इसमें छोटी छोटी नालियाँ बन जाती हैं। कैसी? छोटी छोटी नालियाँ बन जाती हैं। तो इस क्षरण को क्या कहते हैं? रिल क्षरण। जैसे ये कोई फील्ड है, इस पर बरसात हुई और इसमें इधर की तरफ ये ढलान दिख रहा है आपको, ढलान है इसमें, ठीक है। यहाँ से अब बरसात पड़ना स्टार्ट हो गई, बरसात पड़ी। अब यहाँ से क्या हुआ कि इधर की तरफ जो ये अपन की फील्ड है, इधर की तरफ ये इस प्रकार से छोटी छोटी नालियाँ बनना स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? क्यों हो गया? क्योंकि इधर की तरफ ढलान है, ढलान है ना, तो क्या बन गई? छोटी छोटी नालियाँ। तो इस क्षरण को क्या कहेंगे अपन? रिल क्षरण कहेंगे। जब पानी ढाल की ओर, लिखो इसके बारे में,
जब पानी ढाल की ओर बहने लगता है, जब पानी ढाल की ओर बहने लगता है तो छोटी छोटी नालियाँ बन जाती हैं, छोटी नालियाँ बन जाती हैं, जिसे रिल क्षरण कहते हैं। देखो, जब पानी ढाल की ओर बहने लगता है तो छोटी छोटी नालियाँ बन जाती हैं, जिसे रिल क्षरण कहते हैं। देखो, इससे अपन को कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि यह क्षरण जुताई के समय समाप्त हो जाता है। यहाँ लिख लेंगे नीचे, इस क्षरण से किसान को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें छोटी छोटी नालियाँ बनती हैं जो जुताई के समय आसानी से समाप्त हो जाती हैं। नुकसान नहीं होता है क्योंकि इस क्षरण में छोटी छोटी नालियाँ या नलकाएँ बनती हैं। छोटी छोटी नालियाँ या नलकाएँ बनती हैं जो कि जुताई के समय आसानी से नष्ट हो जाती हैं, जो कि जुताई के समय आसानी से नष्ट हो जाती हैं। ये कौन सा हुआ? रिल क्षरण। इसको ध्यान रखना कि रिल क्षरण में क्या होता है, छोटी छोटी नालियाँ होती हैं जो जुताई के समय आसानी से नष्ट हो जाती हैं। इससे किसान को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। अब अगला आता है अपन का अवनाल का क्षरण। अगला आता है चौथा अवनाल का क्षरण को अपन अपर्दन भी कहते हैं। अपर्दन, अवनाल का क्षरण या अवनाल का अपर्दन। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो छोटी छोटी नालियाँ होती हैं वो बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। देखो, इसमें क्या होता है, इसमें छोटी छोटी
नलिकाएं होती हैं वो बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। इस क्षरण में छोटी छोटी नलिकाएं बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है, तो ये बड़ा रूप धारण कर लेती है तो फिर इनमें आसानी से जुताई नहीं हो सकती। इस क्षरण में छोटी छोटी नलिकाएं बड़ा रूप धारण कर लेती हैं, जिससे खेत कृषि योग्य नहीं रह पाता है। जिससे खेत कृषि योग्य नहीं रह पाता है। इसे ही अवनालिका क्षरण या अपर्दन कहते हैं। अब इसमें नोट डाल करके एक बात लिखेंगे कि देखो किस क्षरण में खेत कृषि योग्य नहीं रह पाता है। कौन सा क्षरण है? अवनालिका क्षरण या अवनालिका अपर्दन, जिसमें कृषि योग्य भूमि नहीं रह पाती है। अब इसमें लिखेंगे रिल क्षरण की बढ़ती हुई अवस्था कौन सी होती है? अवनालिका क्षरण। रिल क्षरण की बढ़ती हुई अवस्था, रिल क्षरण की बढ़ती हुई अवस्था अवनालिका क्षरण या अपर्दन कहलाती है। रिल क्षरण की बढ़ती हुई अवस्था अवनालिका क्षरण कहलाती है। अब ये क्षरण ऐसा है, इसमें भूमि कृषि के योग्य नहीं रह पाती है। अब इसको समझेंगे एक बार। देखो अवनालिका क्षरण को कि रिल क्षरण में क्या हुआ था। रिल क्षरण में हमने आपके लिए क्या बताया था कि ये अपन की भूमि है, इसमें थोड़ा ढाल है, ढालू भूमि है ये। ठीक है, इसमें बरसात हुई, यहाँ पर बरसात होने पर क्या हुआ कि छोटी छोटी नलिकाएं इस प्रकार से बन गई, इसमें छोटी छोटी नलिकाएं बन गई। तो ये तो हुआ अपन का कौन सा क्षरण? चारों को मैं एक बार दोबारा से बताऊंगा। ये तो हुआ रिल क्षरण, और नंबर 4 वाला कौन सा है अपन का? नंबर 4 है अवनालिका क्षरण। तो अवनालिका क्षरण में क्या हुआ कि ये ढलान युक्त है अपन की भूमि, तेज़ी से बरसात हुई, बरसात होने के बाद में तेज़ी से पानी बहा, तो ये छोटी छोटी नलिकाएँ थीं, ये इसमें छोटी छोटी नलिकाएँ थीं, इन्होंने ही बड़ा रूप धारण कर लिया। ठीक है, कि जिससे कि इसमें कृषि अपन नहीं कर सकते। अब ऐसी
ये इसमें गड्ढे या खाइयाँ बन गई जिससे कि यह भूमि कृषि योग्य नहीं हो सकती। तो यह कौन सा अपर्दन हुआ? अवनालिका। कौन सा हुआ? अवनालिका क्षरण या अवनालिका अपर्दन। और फर्स्ट थी अपन की बौछार वाली, ये मैंने आपके लिए बताई दी कि ये बौछार क्षरण में क्या होता है। बौछार क्षरण में जैसे बरसात हुई, ये फील्ड है अपन की, यहाँ पर बरसात की बूंद गिरी, यहाँ पर जो मिट्टी का कण था वो अपना स्थान, ये बरसात आते ही उसने अपना स्थान चेंज कर दिया, वह यहाँ से यहाँ तितर बितर होने लग गया। इसी प्रकार से यहाँ बरसात की बूंदें पड़ी, यहाँ जो कण था वो यहाँ पहुँच गया। इसी प्रकार से यहाँ बरसात हुई, यहाँ से जो कण था वो यहाँ पहुँच गया। तो इसमें क्या होता है कि बरसात की बूंदों के द्वारा मृदा का जो कण होता है वो तितर बितर हो जाता है। तो यही क्या कहलाया अपन का? बौछार क्षरण। बौछार क्षरण। अब इसके बाद में था अपन का परत वाला। ये परत वाला था। परत क्षरण में क्या हुआ? बरसात हुई, बरसात होने के बाद में इसमें जितनी भी पोषक तत्व थे, ये अपन की फील्ड है, इसमें अपन ने फर्टिलाइज़र डाले, उसमें जो भी फर्टिलाइज़र थे वो घुल करके इस पानी के माध्यम से घुल करके एक फील्ड से और इधर दूसरी फील्ड में निकल जाते हैं। तो ये कौन सा हुआ अपन का? परत क्षरण। परत क्षरण। तो ये अपन के चारों अपर्दन हो गए। पहला कौन सा था? बौछार क्षरण, दूसरा था परत क्षरण, तीसरा था अपन का रिल क्षरण और चौथा है अपन का अवनालिका क्षरण। इसमें केवल बात ये ध्यान रखनी है, बौछार क्षरण जल क्षरण की प्रारंभिक अवस्था होती है। बौछार क्षरण जल क्षरण की प्रारंभिक अवस्था होती है। दूसरी है सबसे हानिकारक अवस्था। सबसे हानिकारक जल क्षरण की सबसे हानिकारक अवस्था कौन सी होती है? परत क्षरण होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो भी फर्टिलाइज़र होता है वो घुल कर के मृदा के साथ जल में घुल करके बाहर निकल जाता है। तो ये हुआ अपन का परत क्षरण। तीसरा है रिल क्षरण। अब पहले तो परत के द्वारा क्षरण हो गया, अब रिल में क्या हुआ? छोटी छोटी नलकाएं बन गई। छोटी छोटी नलकाएं बन करके उसका क्या हो रहा है? मिट्टी का कटाव हो रहा है। लेकिन यह हानिकारक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो छोटी छोटी नलकाएं हैं वो जुताई के समय आसानी से समाप्त हो जाती हैं। ये हुआ अपन का रिल क्षरण। इसके बाद में अवनालिका क्षरण। अवनालिका क्षरण में क्या होता है कि जो रिल क्षरण में जो नलकाएं हैं, रिल क्षरण में जो नलकाएं हैं उनमें उनका रूप बढ़ जाता है। उनका क्या बढ़ जाता है? रूप बढ़ जाता है, जिससे फील्ड में क्या बन जाती हैं? गहरी खाइयाँ या गहरे गड्ढे बन जाते हैं, जिससे कि उसमें आसानी से जुताई नहीं हो सकती है। उसे ही अपन क्या कहते हैं? अवनालिका अपर्दन या अवनालिका क्षरण कहते हैं। ये अपन का जल क्षरण कंप्लीट यहाँ तक। अब चलते हैं अपन जल क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक कि किससे सर्वाधिक ये जल क्षरण कैसे होता है, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। जल क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग डालेंगे अपन, जल क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब जल क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, जल क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें सबसे फर्स्ट कारक है अपन का जलवायु। सबसे फर्स्ट कारक कौन सा है? जलवायु। सबसे फर्स्ट कारक होता है जलवायु। अब ये जल क्षरण को किस प्रकार से प्रभावित करता है? यदि वर्षा अधिक समय तक अधिक तेजी से पड़ती है तो जल क्षरण अधिक होगा। कैसे करेगा ये? यदि वर्षा अधिक समय तक अधिक तेजी से होती है तो जल क्षरण अधिक होगा। इसके बारे में लिखो।
यदि वर्षा अधिक समय तक अधिक तेजी से पड़ती है अधिक तेजी से पड़ती है तो क्षरण अधिक होगा। यदि वर्षा कम समय तक पड़ती है तो क्षरण कम होगा। इसको दोबारा से देखेंगे। जलवायु का क्या इफेक्ट पड़ता है जल क्षरण पर? यदि वर्षा अधिक समय, जैसे वर्षा 3 घंटे और 4 घंटे हुई और अधिक तेज़ी से हुई, अधिक स्पीड से आई वर्षा और अधिक समय तक पड़ी, या अब तुम्हें पता है बरसात का मौसम चल रहा है तो इसमें या तो वर्षा 3 घंटे या 4 घंटे अधिक समय तक और अधिक तेज़ी से आने लग गई तो क्या होगा, कटाव होगा या नहीं? 100% कटाव होने लग जाएगा। यदि वर्षा अधिक समय तक अधिक तेज़ी से पड़ती है तो क्षरण अधिक होगा। यदि वर्षा कम समय तक पड़ती है, या तो वर्षा कम पड़ रही है और कम समय तक, या अधिक समय तक पड़ जाए, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा तो क्षरण कैसा होगा? कम होगा। ये हुआ जलवायु का इफेक्ट। अब है दूसरा स्थलाकृति। स्थलाकृति में क्या होता है? स्थलाकृति किससे कहते हैं? स्थलाकृति कहते हैं स्थल की आकृति। स्थल की आकृति देखेंगे अपन, या तो स्थल की आकृति ढलान होगी, ढलान युक्त होगी, और या फिर समतल होगी। कैसी होगी? समतल। अब इसके हिसाब से देखेंगे अपन कि स्थल की आकृति कैसी है। तो ये भी एक मुख्य कारक है जो जल क्षरण को प्रभावित करता है। देखो ढालू भूमि पर, अब ये ढालू भूमि है, ये ढालू है और ये समतल है। ढालू भूमि पर क्षरण कम होगा या अधिक होगा? बताइए, इस पर कम होगा या अधिक होगा? और इस पर कैसा होगा? इस पर तो क्षरण अधिक होगा क्योंकि जो जल है उसका वेग तेजी से बढ़ जाएगा, और इस पर क्षरण कम होगा। ठीक है, तो स्थलाकृति में अपन लिखेंगे ढालू भूमि पर क्षरण ढालू भूमि पर क्षरण अधिक होता है, जबकि समतल भूमि पर क्षरण कम होता है। जबकि समतल भूमि पर क्षरण कम होता है। ये हुई स्थलाकृति। स्थलाकृति इस प्रकार से इफेक्ट डालती है। अब है मृदा गुण। इसमें देखेंगे मृदा के कण किस प्रकार के हैं, मृदा का गुण कैसा है।
मृदा गुण, इसमें मृदा के कणों को देखेंगे। मटियार भूमि में कण, देखो मटियार या चिकनी मृदा को कहते हैं। मटियार भूमि में कण आपस में कैसे होते हैं? आपस में चिपके, जबकि बलुई मृदा में कण बिखरे, जबकि बलुई मृदा में कण बिखरे होते हैं। कैसे होते हैं? बलुई में बिखरे होते हैं, इसलिए बलुई मृदा में बिखरे होते हैं, इसलिए बलुई मृदा में क्षरण अधिक होता है। देखो दो मृदाएं हैं, एक तो मटियार है, मटियार मृदा कहते हैं चिकनी मृदा को, ये हुई मटियार या चिकनी या मटियार मृदा, और एक हुई अपन की बलुई मृदा। तो इसमें अपन देखेंगे कि इसमें कण कैसे हैं। देखो चिकनी मृदा है या मटियार मृदा है, उसमें तो कण आपस में चिपके हुए हैं, और बलुई मृदा है उसमें कैसे हैं? बिखरे हुए। कैसे दिखाई दे रहे हैं? ये बिखरे हुए। अब इसमें क्षरण अधिक होगा, क्यों होगा? दूसरा कारण ये भी है कि मैंने आपके लिए कणों का व्यास या कणों का आकार भी बताया था। क्या बताया था? कणों का आकार भी मैंने आपके लिए बताया था। कैसे बताया? कि 3 प्रकार की मृदा बताई थी, मृदा कण। एक तो बालू में बताए थे, और एक सिल्ट में, और एक बताए थे आपको क्ले। ये तीनों में बताए थे मैंने। कैसे बताए थे? बालू मृदा के जो कण होते हैं वो कितने आकार में होते हैं? 0.2 से 2 mm व्यास के। कितने होते हैं? 0.2 से 2 mm व्यास के। और सिल्ट के मैंने आपके लिए बताए थे, इधर लिख लो, सिल्ट के बताए थे 0.2 से 0.02 mm व्यास। mm का मतलब होता है मिलीमीटर। और क्ले के मैंने आपके लिए बताए थे 0.002 mm से कम व्यास के। ठीक है, ये कण मैं आपके लिए बता चुका हूँ, और उन्हीं के ऊपर ये डिपेंड करती है। अब देखो मटियार भूमि या चिकनी मृदा, इसमें जो कण मैंने आपके लिए बताए थे पास बताए थे और बहुत छोटे छोटे बताए थे। तो वो मृदा कौन सी हुई? क्ले हुई। इसमें से कौन सी है? क्ले मृदा को मटियार या कौन सी चिकनी मृदा भी कहते हैं। उनमें कणों का व्यास कितना होता है? 0.002 mm से भी कम होता है। इसका मतलब बहुत ही छोटे कण होते हैं, और ये आपस में फिर कैसे रहते हैं? आपस में चिपके हुए रहते हैं, जिससे इसमें जल धारण क्षमता भी अधिक होती है, जल को सोखने की क्षमता भी अच्छी रहती है। और बालू मृदा में जो कण होते हैं बहुत अधिक मोटे होते हैं। वो कितने आकार के बताए थे मैंने? 0.2 से 2 mm व्यास के।
2 से 2 mm व्यास के बालू में बताए थे। तो इसका मतलब ये बहुत अधिक मोटे हैं, तो इसमें क्षरण अधिक होगा। क्यों कि ये बिखरे हुए रहेंगे, इसमें जल को सोखने की क्षमता नहीं होगी। अब यहाँ पर इसकी सतह पर जल नहीं रुक सकता, ये बरसात हुई और ये अंदर जाएगा, ये सोखने की क्षमता इसमें बिल्कुल भी नहीं है। 1 घंटे के अंदर पूरा जल समाप्त दिखाई देगा और इस मृदा में जल भरा हुआ दिखाई देगा। ये हुआ अपन का मृदा गुण। अब है वनस्पति का प्रभाव। अगला पॉइंट है चौथा, वनस्पति का प्रभाव। चौथा, वनस्पति का प्रभाव। वनस्पति का प्रभाव। अब इससे क्या इफेक्ट पड़ता है मृदा क्षरण पर? जिस फील्ड में या जिस खेत में अधिक वनस्पति होगी उसमें मृदा क्षरण कम होगा, और जिसमें वनस्पति नहीं होगी या पेड़ पौधे नहीं होंगे उसमें क्षरण अधिक होगा। इसमें लिखो, जिस मृदा में वनस्पति या पेड़ पौधे कम होंगे उस मृदा में अपर्दन, क्या चल रहा है? क्षरण या अपर्दन एक ही बात है। जिस मृदा में वनस्पति या पेड़ पौधे कम होंगे उस मृदा में क्षरण अधिक होगा। उस मृदा में क्षरण अधिक होगा। और जिस मृदा में पेड़ पौधे अधिक होंगे उस मृदा में क्षरण कम होगा। देखो वनस्पति का प्रभाव में क्या होता है? जिस मृदा में वनस्पति या पेड़ पौधे कम होंगे तो उस मृदा में क्षरण अधिक होगा, और जिस मृदा में पेड़ पौधे अधिक होंगे उस मृदा में क्षरण कम होगा। ऐसा क्यों? पेड़ पौधे क्या कार्य करते हैं? अब देखो, ये अपन की फील्ड है, अब इसके चारों तरफ ये पेड़ पौधे या वनस्पति कोई लगी हुई है, ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं। अब इसमें क्या होता है? एक तो ये क्या कार्य करते हैं कि वायु के वेग को कम करते हैं। तो सबसे अधिक अपन को ध्यान रखना चाहिए कि पेड़ पौधे फील्ड में जब भी लगाएं तो किस दिशा में लगाने चाहिए? उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा में लगाने चाहिए? उत्तर पश्चिम। और इसी दिशा में क्यों लगाने चाहिए? क्योंकि इधर से ही सर्वाधिक वायु आती है। तो सर्वाधिक वायु के वेग को कम किधर से किया जाता है? उत्तर पश्चिम दिशा से। तो पेड़ अपन को जो भी अपनी फील्ड हैं उसमें किन दिशाओं में लगाने चाहिए? उत्तर पश्चिम दिशाओं में लगाने चाहिए। अब ये पेड़ पौधे कार्य क्या करते हैं अपन के लिए कि ये अपन ने लगा दिए, एक तो वायु का वेग कम कर दिया इन्होंने, वायु का वेग कम कर दिया तो मृदा का अपरदन भी कम हो गया। मृदा का अपरदन कम हो गया। यदि ये पेड़ अपन नहीं लगाते तो इधर से वायु अधिक तेजी से आती तो मृदा का अपरदन होता, सीधी सी बात है। अब इसमें जो भी ये अपन ने पेड़ पौधे लगाए हैं तो इनकी जड़ें अंदर जाएंगी या नहीं? अब ये जड़ें किससे लिपटी हुई हैं कि जो अपन के मृदा में कण हैं उनसे ठीक तरह से बंधी हुई हैं। जब ये इसने
जब इनकी जड़ों ने उन मृदा के कणों को अच्छी तरह से जकड़ रखा है तो क्या उसका कटाव हो जाएगा? नहीं होगा। इस प्रकार से पेड़ पौधे मृदा के कटाव में बहुत अधिक लाभदायक होते हैं। तो जिस फील्ड में वनस्पति अधिक होगी उस मृदा का कटाव कम होगा, और जिस मृदा में वनस्पति कम होगी उस मृदा में कटाव अधिक होगा। अब अगला पॉइंट आता है मानवीय कारक। मानवीय कारक, मानवीय कारक। अब मानवीय कारक में क्या होता है? मनुष्य होता है। मनुष्य किस प्रकार की खेती करता है? ठीक है, मनुष्य द्वारा सही खेती करना ढाल के विपरीत दिशा में। मनुष्य द्वारा सही प्रकार से खेती करना, जैसे ढाल के विपरीत दिशा में। जैसे ढाल के विपरीत दिशा में, ढाल के विपरीत दिशा में यदि खेती करेंगे तो कटाव बहुत कम होगा, और ढाल की विपरीत दिशा में खेती नहीं करेंगे तो अधिक होगा। ठीक है, मनुष्य द्वारा सही प्रकार से खेती करना, जैसे ढाल के विपरीत दिशा में यदि खेती की जाती है तो कटाव या अपरदन कम होता है। कटाव या अपरदन कम होता है यदि मनुष्य ढाल के समानांतर खेती करता है तो कटाव या अपरदन कैसा होगा? अधिक होता है। अब इसको दोबारा से देखेंगे अपन कि मानवीय कारक में किस प्रकार से इफेक्ट होता है। यदि मनुष्य ढाल के विपरीत दिशा में खेती करता है तो कटाव कैसा होगा? कम होगा। देखो, एक तो अपन की ये फील्ड है और ये अपन की कैसी है? ढलान युक्त है, इसमें ढाल है ये। अब इसमें खेती अपन करेंगे तो कैसे करेंगे? यदि इसके विपरीत दिशा में, विपरीत का मतलब इधर ढलान है तो इसकी विपरीत दिशा ये होगी, और यदि इसके समानांतर ऐसे ही अपन खेती करेंगे तो क्या हो? कटाव अधिक होगा। तो अपन देखो, एक तो अपन इधर से यूँ खेती कर रहे हैं, ठीक है, इधर से बुवाई कर रहे हैं, ये बुवाई कर दी। तो अब इधर से क्या होगा? जब भी वर्षा होगी, ये अपन ने बुवाई कर दी इधर से। अब जब भी वर्षा होगी, जब भी मृदा का कटाव 100% होगा। क्यों होगा? क्योंकि ढाल के समानांतर दिशा में आपने क्या की है? खेती की है, ढाल के समानांतर दिशा में, ये समानांतर होगी। अब यदि इसके विपरीत दिशा में अपन खेती करें, यदि इसके विपरीत दिशा में, अब ये ढलान इधर को है तो इधर इसको रोक करके इस प्रकार से यदि खेती की जाए, विपरीत दिशा, ये तो हो गई विपरीत दिशा,
और ये हो गई अपन की समानांतर, इधर से हो गई समानांतर, समानांतर, समानांतर। समानांतर में यदि अपन खेती करेंगे तो कटाव अधिक होगा, और यदि विपरीत दिशा से खेती करेंगे अपन ऐसे तो कटाव कम होगा। तो इसको जल क्षरण को प्रभावित करने वाले ये अपन के 5 कारक हुए। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे वायु क्षरण। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे वायु क्षरण। ये जल क्षरण यहाँ तक कंप्लीट हुआ। फिर अब अगला टॉपिक आता है अपन का वायु क्षरण। वायु क्षरण, और इसके बारे में मैंने आपके लिए अगली वीडियो में भी बता दिया है कि वायु क्षरण अपन किसे कहते हैं। वायु के द्वारा मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, वायु क्षरण कहलाता है। अब इसके बारे में अपन अगली वीडियो में बात करते हैं। अगली वीडियो में आपको इसके बारे में बताएंगे, और इसको आपको ठीक तरह से पढ़ना है, नोट्स बनाना है, और कोई भी परेशानी आए तो हमें बताना है। ओके, थैंक यू।